Hello everyone, welcome to NEET Predictor. We are the India's number one NEET SS counseling advisor. So, in this video, I am going to explain complete details on NEET SS 2025 counseling rules, counseling eligibility, round of counseling, and at the end of video, I am going to explain complete details on NEET SS 2024 branch wise government, private, and DRNB cutoff. So, now let's talk about the rules. So, what is the rule? Basically, the candidate whoever have written their NEET SS exam, first of all congratulations to them for qualifying the NEET exam. So, if you want to apply for NEET SS 2025 counseling, then you must qualify under your group. तो आपने जिस भी ग्रुप से एग्ज़ाम लिखा आपको उस ग्रुप में क्वालिफाई करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने दो ग्रुप से लिखा है, वो दोनों ग्रुप में क्वालिफाई होंगे या फिर एक ग्रुप में क्वालिफाई है, एक ग्रुप में नहीं है। तो वैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर एलिजिबल होते हैं। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है कि आपको आपके ग्रुप में जिस भी ग्रुप में आपने एग्ज़ाम लिखा उस ग्रुप में आपको क्वालिफाई करना है, तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये पहला रूल हो गया कि आपको क्वालिफाई करना आपके ग्रुप में। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात करूँ या फिर रूल्स की बात करूँ तो सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आपको जो भी कट ऑफ आती है उस कट ऑफ में क्वालिफाई करना है। सेकंड होती है कि देर इज़ नो रिजर्वेशन। आप ये ध्यान में रखें, अपार्ट फ्रॉम तमिलनाडु जो इन सर्विस कोटा होती है उसके अलावा कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती है। देर इज़ नो NRI कोटा, देर इज़ नो स्टेट कोटा, नीट एसएस में कोई भी कोटा नहीं होती है और एक सिंगल इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है और सिंगल काउंसलिंग होती है। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो नीट एसएस की काउंसलिंग, जैसे मैंने अभी इस वीडियो में बोला कि नीट एसएस की काउंसलिंग सिंगल काउंसलिंग होती है। उसे कौन कंडक्ट करते हैं? नीट एसएस की जो काउंसलिंग होती है उसे MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो होती है वो कंडक्ट करती है। इसमें बेसिकली 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है और हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है कि राउंड 1, राउंड 2 और स्ट्रे वैकेंसी। तो अब पहले क्या होती थी, 2024 से पहले राउंड 1 और राउंड 2 होती थी, बट लास्ट ईयर उन्होंने 2024 में राउंड 1, राउंड 2 और स्ट्रे वैकेंसी ये तीनों को ऐड किया है। तो ये तो थी बेसिक एक प्रोसीजर के बारे में। अब मैं थोड़े से डिटेल्स में एक्सप्लेन करने जाऊंगा कि ये काउंसलिंग होती कैसे है। तो जैसे जो भी कैंडिडेट है जिस भी ग्रुप में वो क्वालिफाइड है, चाहे वो मेडिकल हो या फिर सर्जिकल ग्रुप हो, ऑप्शन गायनी हो, पीडियाट्रिक्स हो, जिस भी ग्रुप में आपने एग्ज़ाम लिखा, आप अगर उस ग्रुप में क्वालिफाई है, क्वालिफाई होने के बाद सबसे पहले MCC रिजल्ट के 2 वीक्स या 3 वीक्स बाद काउंसलिंग की डेट अनाउंस करती है। तो इसके लिए आपको रिजल्ट के बाद सबसे पहले आपको रिजल्ट देखना है। रिजल्ट के बाद फिर आपको MCC की वेबसाइट को आफ्टर 1 वीक डेली एक बार या 2 बार देखना है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जो कि इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। उस पर मैं काउंसलिंग या फिर जो भी रिज़ल्ट है उससे रिलेटेड कट ऑफ वगैरह या फिर उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह आते रहेंगे वो मैं उसमें पोस्ट करता रहूँगा। या फिर आपकी कुछ अगर बेसिक क्वेरीज़ है या फिर आपको आपके रैंक के बेस पे कुछ प्रेडिक्ट करना है कि आपके रैंक के बेस पे या ग्रुप के बेस पे आपको क्या मिल सकती है, उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाके प्रेडिक्ट योर कॉलेज में जाके वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो कि लाइक 90% एक्यूरेट रहेगी। 10% तो डिपेंड करती है कैंडिडेट के इंटरेस्ट पे और काउंसलिंग के और सीट मैट्रिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं। तो कैंडिडेट राउंड 1 से, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट राउंड 1 में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है, आपको एक बेसिक डिटेल्स वगैरह वहाँ पे फिल करनी होती है। आपका जो भी चेकबुक है वो अपलोड करना होता है। इसके साथ साथ 2 लाख रुपीज़ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पे करनी पड़ती है। ये पीजी की तरह नहीं है कि जैसे आपने अगर गवर्नमेंट सीट सेलेक्ट किया या DNB सेलेक्ट किया उसके लिए फ़ीस कम है, आपने प्राइवेट सेलेक्ट किया उसके लिए ज़्यादा है। यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स को 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी पड़ती है। ये पहला है। दूसरा है, देयर इज़ नो फ्री एग्जिट। जैसे पीजी में होती थी कि फ्री एग्जिट होती थी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 फ्री एग्जिट नहीं होती थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको किसी भी राउंड में सीट मिलती है तो आपको वो कंपलसरी होता है ज्वाइन करना। तो आप अप्लाई करने से पहले या फिर जो भी चॉइस एंट्री करने से पहले आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि फ्री एग्जिट नहीं है। तो आप जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रहे हैं वो आपको
नेक्स्ट राउंड में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अपग्रेडेशन की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अपग्रेडेशन क्या पॉसिबल है या नहीं। यहाँ अपग्रेडेशन यहाँ पे भी राउंड 1 से राउंड 2 तक दी जाती है। तो ये बेसिक डिटेल्स थे। और किसी कैंडिडेट ने अगर राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया तो क्या वो राउंड 2 या फिर स्ट्रे वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, किसी भी कैंडिडेट ने अगर राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया वो फर्दर राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउट आएगा कि कुछ कैंडिडेट होंगे जो कि राउंड 1 में जो क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर कुछ मार्क्स के कारण उनकी जो कट ऑफ मार्क्स है उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो वो कैंडिडेट क्या ड्रॉप ले ले या फिर वेट करे, उनके लिए क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस रहेगी। तो वैसे कैंडिडेट को वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीसी या फिर आप एनबी की बात करें तो हर साल कट ऑफ रिडक्शन होती है। जैसे लास्ट ईयर 0 परसेंटाइल हुई थी, वैसे इस साल भी एक कट ऑफ रिडक्शन एनबी डिसाइड करेगी। वो वैसे कैंडिडेट राउंड 2 के बाद जब कट ऑफ रिडक्शन होती है या फिर रिवाइज कट ऑफ आती है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 1 राउंड 2 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने टाइप ऑफ सीट होते हैं? तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ सीट में मैं इसको रखूँगा। पहला है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी सीट। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डीएम और एमसीएच की कोर्स होती है। इसमें जो भी ग्रुप में आप क्वालिफाई होते हैं उसके अंडर में जो भी प्रोग्राम्स या फिर कोर्स आते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होते हैं डीआरएनबी या फिर डीएनबी के कोर्सेज, जिसमें आपके ग्रुप के अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हैं। थर्ड मैं प्राइवेट कॉलेज को रखूँगा जिसमें डीएम और एमसीएच के कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे कैसे अगर चॉइस फिलिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 3 टाइप के कोटाज होते हैं, गवर्नमेंट, डीएनबी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के। तो आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट फिल करना है, डीएनबी फिल करना है या फिर आप प्राइवेट फिल करना है। तो आप कॉलेज के नाम से चूज़ कर सकते हैं। और चॉइस एंट्री के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जो भी चॉइस फिल कर रहे हैं आप n नंबर ऑफ चॉइसेस फिल कर सकते हैं, आपके ग्रुप में जितने भी चॉइसेस शो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ टिप्स इस वीडियो के एंड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे जो 2024 की जो कट ऑफ थी वहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे डीएम कार्डियोलॉजी की बात करूँ तो 2024 की जो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ से। पहले मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रोग्राम वाइज या कोर्स वाइज पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर डीएनबी के एक्सप्लेन करूंगा, फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डीएमएमसीएच के एक्सप्लेन करूंगा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कार्डियोलॉजी में अगर मैं बात करता हूँ उसकी 2024 की कट ऑफ तो वो 3652 गई थी। वही अगर मैं डीएम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करूं तो 44 रैंक तक गई थी। डीएम कार्डियक एनेस्थेसिया की बात करूं तो 713 जो 2024 में क्लोजिंग रैंक थी। डीएम क्रिटिकल हेमेटोलॉजी की बात करूं तो क्लिनिकल हेमेटोलॉजी की बात करूं तो 3587 गई थी। डीएम क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी की बात करूं तो 226 रैंक पे क्लोज हुई थी। वही अगर मैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन की बात करूं सीसीएम की तो 196 रैंक पे क्लोज हुई थी। वही डीएम इंडोक्राइनोलॉजी की बात करूं तो इंडो 586 रैंक पे क्लोज हुई थी। वही अगर मैं जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ की बात करूं तो 7 रैंक पे क्लोज हुई थी। वही अगर मैं हेपेटोलॉजी की बात करूं तो 3283 में क्लोज हुई थी। इन्फेक्शियस डिजीज़ 4490 में क्लोज हुई थी। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी 256 ऑल इंडिया रैंक। और मेडिकल गैस्ट्रो की बात करूँ तो 1328 रैंक पे। मेडिकल जेनेटिक्स की बात करूँ तो 3938 रैंक पे क्लोज हुई थी। मेडिकल ऑन्को की बात करूँ तो 350 रैंक पे क्लोज हुई थी। वही मैं नियोनेटोलॉजी की बात करता हूँ तो नियोनेटोलॉजी बाय गुड लक 2440 रैंक पे क्लोज हुई थी बीजेएमसी पुणे, क्योंकि उनका फर्स्ट बैच था। लेकिन एवरेज देखा जाए तो 300 से 500 के बीच में उसकी कट ऑफ रहती है। नेक्स्ट अगर मैं नेफ्रो की बात करूँ तो डीएम नेफ्रोलॉजी 2252 पे क्लोज हुई थी। न्यूरो एनेस्थेसिया की बात करूँ तो 1045 पे क्लोज हुई थी। और न्यूरोलॉजी डीएम न्यूरोलॉजी की बात करूँ तो 4585 पे क्लोज हुई थी। ऑन्को पैथोलॉजी की बात करूँ डीएम ऑन्को पैथोलॉजी तो 113 रैंक पे क्लोज हुई थी। वही अगर मैं डीएम ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनेस्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन की बात करूँ तो 4 रैंक पे क्लोज हुई थी। फिर डीएम पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी एनेस्थेसिया की बात करूँ तो 121 पे क्लोज हुई थी। फिर डीएम पीडियाट्रिक्स नेफ्रोलॉजी की बात करूँ तो 143 रैंक पे क्लोज हुई थी। फिर डीएम पीडियाट्रिक्स ऑन्कोलॉजी 607 रैंक। डीएम पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी 340 रैंक्स 48 रैंक सॉरी। डीएम पीडियाट्रिक्स गैस्ट्रो की बात करो तो 34 रैंक।
डीएम पीडियाट्रिक्स हेपेटोलॉजी की बात करूँ तो 247 रैंक, फिर डीएम पल्मोनरी मेडिसिन की बात करूँ तो 88 रैंक, डीएम वायरोलॉजी 4 रैंक। अब मैं एमसीएच की अगर देखता हूँ तो पीडियाट्रिक्स ऑर्थोपेडिक्स एमसीएच में 28 रैंक, एमसीएच इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी 19 रैंक, एमसीएच इन कार्डियो वेस्कुलर एंड थोरोसिस सर्जरी की बात करूँ तो 7734, एमसीएच इंडोक्राइन सर्जरी 806 रैंक, एमसीएच गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी की बात करूँ तो 121 रैंक, एमसीएच हेड एंड नेक सर्जरी 34 रैंक। और वही अगर हम एमसीएच हेपेटो की बात करो तो 352 रैंक, एमसीएच न्यूरो सर्जरी 5577, एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी 7741 और एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी 6958, एमसीएच सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की बात करूँ तो 641, एमसीएच यूरोलॉजी 1111, एमसीएच सर्जिकल गैस्ट्रो की बात करूँ तो 654, एमसीएच वास्कुलर सर्जरी 827। तो ये तो थी डीएम और एमसीएच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ। और लास्ट ईयर यूरोलॉजी जैसे ब्रांचेस थे वो काफ़ी डिमांड में थे, और यूरोलॉजी हो या गैस्ट्रो हो ये सब काफ़ी डिमांड में थे, तो उसके कारण मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ बहुत हाई गई। और लास्ट ईयर जब राउंड 3 हुई, राउंड 3 मतलब स्ट्रे वैकेंसी, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने वेट किया उनको बहुत अच्छी सीट लगी राउंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम इंडिया के मैक्सिमम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सर्विस बॉन्ड है। तो आप जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने से पहले आप सर्विस बॉन्ड के बारे में ज़रूर देखें। सर्विस बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ कॉलेजेस में 3 साल की बॉन्ड है, 2 साल की बॉन्ड है या उससे ज़्यादा है, तो वो बॉन्ड कंडीशन को आप ध्यान में रखें। कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ पे स्टाइपेंड काफ़ी कम दी जाती है, ये भी आप ध्यान में रखें कि बड़े बड़े सिटीज़ में आपको अगर स्टाइपेंड काफ़ी कम मिल रही है तो इस स्टेज में आप फैमिली वाले पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं कि आपको अगर सैलरी कम मिल रही है। तो ये 2 चीज़ों के लिए आप पहले से रिसर्च कर ले कौन कौन से इंस्टीट्यूट में जो बॉन्ड कंडीशन है वो कैसा है, ट्यूशन फीस कैसी है उनकी, इसके साथ साथ वो स्टाइपेंड कितना पे कर रहे हैं। आपको अगर इंडिविजुअली इन सब चीज़ों का डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट में पीडीएफ अपलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बॉन्ड, स्टाइपेंड, इन सब का। और इसके अलावा आप हमारे ग्रुप में एक्टिव रहे, वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करते हैं, या फिर हमारे चैनल पे रहे, या फिर इन सब में भी आपको अगर कुछ डिटेल्स होते हैं जो पर्सनली चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन गिवन नंबर। अब हम लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो डीएम एमसीएच है उनके कटअप के बारे में देखा। अब यहाँ पे मैं सेकंड आना चाहता हूँ। हाँ, वैसे कैंडिडेट जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रही है, या फिर उनको बॉन्ड नहीं करना है, उनको ज़्यादा फीस प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उनको पे नहीं करना, उनकी रैंक अच्छी है, तो उनके पास सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बहुत सारे पेरिफेरल के या फिर न्यू मेडिकल कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट, जहाँ पे किसी किसी डिपार्टमेंट में केस लोड कम होती है, या फिर आपको आपके होम स्टेट में या फिर होम सिटी में कुछ अच्छे डीएनबी के ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो 1,25,000 होती है, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है। स्टाइपेंड भी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट के अच्छे होते हैं। तो आपको अगर दूर नहीं जाना है, होम सिटी में आपको कुछ अच्छी ऑप्शन मिल रही है आपको, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और आपको अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना है तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी डीएनबी के इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी बेटर है। तो मैं इस वीडियो में इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के बारे में तो एक एक करके एक्सप्लेन करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। उसके लिए मैं फिर लाइव सेशंस वगैरह रखूँगा, तो आप हमारे जो चैनल है व्हाट्सएप चैनल उसको ज्वाइन करके रखें, या फिर टेलीग्राम जो ग्रुप या चैनल है उसे ज्वाइन करके रखें। मैं जो भी आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो या फिर लाइव सेशन लूँगा, मैं उसमें ये सब चीज़ें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो डीएनबी है नीट एसएस के लिए, तो उनकी क्या कटअप जाती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो डीएनबी पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजी 2024 की कटअप 87 रैंक थी। वह अगर डीएनबी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की बात करो तो 152 रैंक पे क्लोज हुई थी। और गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी की बात करता हूँ तो 189 पे क्लोज हुई थी।
पीडियाट्रिक्स क्रिटिकल केयर की बात करता हूँ तो 693 रैंक पे क्लोज हुई थी। वही अगर मैं डीएनबी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी की बात करूँ तो 717 पे क्लोज हुई थी। डीएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करता हूँ तो 867 रैंक पे क्लोज हुई थी। वही सर्जिकल गैस्ट्रो की बात करता हूँ तो 954 रैंक पे क्लोज हुई थी। न्यूरो एनेस्थेसिया डीएनबी 988 रैंक पे क्लोज हुई थी। फिर न्यूरो एनेस्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर की बात करता हूँ 1063 रैंक पे क्लोज हुई थी। डीएनबी कार्डियक एनेस्थेसिया की बात करूँ तो 1126 पे क्लोज हुई थी। वही अगर मैं डीएनबी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की बात करूँ तो 1146 पे क्लोज हुई थी। डीएनबी नियोनेटोलॉजी की बात करता हूँ तो 1283 रैंक पे क्लोज हुई थी। वही डीएनबी इंडोक्राइन की बात करता हूँ तो 1399 पे क्लोज हुई थी। डीएनबी इन्फेक्शियस डिजीज की बात करता हूँ तो 1809 पे क्लोज हुई थी। डीएनबी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी 2078 रैंक पे क्लोज हुई थी। डीएनबी यूरोलॉजी काफ़ी डिमांड में थी तो वो 2190 पे क्लोज हुई थी। फिर अगर मैं डीएनबी क्रिटिकल केयर मेडिसिन की बात करूँ 2251 पे क्लोज हुई थी। डीएनबी पेरिफेरल वास्कुलर सर्जरी की बात करूँ 2401 रैंक पे क्लोज हुई थी। डीएनबी प्लास्टिक सर्जरी 3899 रैंक पे क्लोज हुई थी। डीएनबी मेडिकल जेनेटिक्स की बात करूँ तो 3990 पे क्लोज हुई थी। डीएनबी मेडिकल गैस्ट्रो की बात करता हूँ तो 4438 पे क्लोज हुई थी। फिर डीएनबी क्लिनिकल हेमेटोलॉजी की बात करूँ तो 4625 पे क्लोज हुई थी। फिर डीएनबी सीवीटीएस की बात करता हूँ तो 6354 रैंक पे क्लोज हुई थी। डीएनबी वास्कुलर सर्जरी 7108, डीएनबी पीडियाट्रिक सर्जरी 7447 and DNB thoracic surgery 7570, DNB neurosurgery 7630 and DNB nephrology 7985 and DNB neurology 8097, DNB cardiology 8244। तो ये तो थे लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक। इस साल हो सकता है क्लोजिंग रैंक में कुछ चेंजेस आए। मैं और मेरी टीम उस पर एनालिसिस कर रहे हैं। हम अभी वो देखने वाली बात है कि इस बार की कट ऑफ क्या जा रही है, और जो भी मैंने क्लोजिंग रैंक के यहाँ पे या कट ऑफ के बारे में एक्सप्लेन किया है वो फाइनल राउंड की है, राउंड 1 राउंड 2 नहीं, ये स्ट्रे वैकेंसी है। तो वैसे कैंडिडेट जो स्ट्रे वैकेंसी तक वेट करेंगे उनको हाई रैंक पे भी सीट मिलने की चांसेस काफ़ी हाई रहेगी। और इस बार क्या कट ऑफ जाती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल किस ग्रुप से कितने हैं, और इसके साथ साथ टोटल कितनी सीट इंक्रीमेंट होती है, उसके बेस पे मैं और मेरी टीम एनालिसिस कर रहे हैं। तो मुझे या फिर मेरी टीम को कुछ टाइम चाहिए उसके लिए, फिर मैं एक एक्सपेक्टेड कटअप का भी वीडियो बनाऊंगा। तो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको वो सब अपडेट चाहिए तो ये तो थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज DMMCH और DRNB की कट ऑफ। अब यहाँ पे आते हैं वैसे कैंडिडेट जिनको प्राइवेट कॉलेजेस भी चलेंगे और कॉलेज बहुत अच्छा है तो उनको बॉन्ड नहीं चाहिए, या फिर उनके होम सिटी में कोई प्राइवेट कॉलेज है। तो मैं प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ में मैं एक और चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड किया है, फ़ीस रेंज क्या होगी। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ DM कार्डियोलॉजी की, और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का मतलब दो टाइप के कॉलेजेस होते हैं, मैं वो पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए प्राइवेट कॉलेजेस दो टाइप के होते हैं, एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड होती है स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस। तो स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस कैसा होता है, उसमें भी दो टाइप के होते हैं, या तो हो सकता है वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आते हो, और डीम्ड यूनिवर्सिटी उनकी खुद की यूनिवर्सिटी होती है। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट कॉलेज में तीनों डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट प्राइवेट जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है, आई हैव एडेड ऑल 3 कॉलेजेस। सो लेट्स सी कार्डियोलॉजी की कट ऑफ क्या थी लास्ट ईयर, तो और उनकी फ़ीस रेंज क्या थी। फ़ीस रेंज की अगर बात करते हैं तो 0 से 29 लाख पर एनम थी, लास्ट कट ऑफ was 7980। कार्डियक एनेस्थेसिया की बात करें तो कट ऑफ रैंक was 1109 एंड ट्यूशन फीस 1 to 10 lakhs। And DM clinical hematology 3 to 25 lakhs per annum fees, and last cutoff was 6687 all India rank। DM clinical immunology की बात करें 3 to 29 lakhs annual fees and 2449 was the last rank। क्रिटिकल केयर मेडिसिन की बात करें तो 1863 was the last rank and tuition fees was 3 to 29 lakhs डिपेंडिंग अपन कॉलेज। फिर अगर इंडोक्राइन की बात करते हैं तो 4 to 30 lakhs ट्यूशन फीस होती है, लास्ट ईयर कट ऑफ वाज 4377। हेपेटोलॉजी की बात करते हैं तो 3 to 15 lakhs पर एनम एंड लास्ट क्लोजिंग रैंक वाज 5577। इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं तो 3 to 16 lakhs, लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक वाज 1405। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो 3 to 50 lakhs एक
या एक कॉलेज की 50 लाख से एवरेज फीस 30 लाख के आसपास में रहती है। लास्ट क्लोजिंग रैंक वाज 275। मेडिकल गैस्ट्रो की बात करते हैं तो 10 to 35 lakhs per annum and last year closing rank was 6077। मेडिकल जेनेटिक्स की बात करते हैं तो एवरेज फीस 22 lakhs है और लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक वाज 5945। मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं 3 to 29 lakhs per annum एंड लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक वाज 1190। नियोनेटोलॉजी की बात करते हैं तो लास्ट ईयर 3 to 29 lakhs per annum एवरेज फीस एंड लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक वाज 1015। नेफ्रो की बात करते हैं 3 to 29 lakhs एवरेज फीस एंड लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक वाज 8013। न्यूरो एनेस्थेसिया एवरेज फीस 1 to 10 lakhs per annum एंड लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक वाज 1096। न्यूरो रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो 29 lakhs वाज द लास्ट ईयर फीस एंड जो भी जस्ट एलिजिबल कैंडिडेट भी थे उनको भी सीट मिल गई थी। और डीएम न्यूरोलॉजी की बात करें तो 0 to 29 lakhs per annum फीस एंड 8261 वाज द लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक। Oncopathology 15 to 18 lakhs per annum fees and last year closing rank was 258 all India rank. Organ transplant, anesthesia and critical care 10 lakhs annual fees and 1102 was the last closing rank. Pediatric neurology की बात करें 10 lakhs was the average fees and 69 was the all India last rank. DM pediatrics neurology 3 to 20 lakhs per annum average fees and 197 was the last rank. DM pediatrics oncology 20 to 29 lakhs per annum fees and 1594 was the last year closing rank. Pediatric cardiology 29 lakhs was the average fees and 734 was the last year closing rank. Pulmonary medicine 9 to 15 lakhs per annum fees and 43 was the last year closing rank. Virology 3 lakhs per annum fees and rank 2 was the last year closing rank. MCH in pediatrics orthopedics 16 lakhs was the average fees and 67 was the last year closing rank. Reproductive medicine and surgery 3 to 29 lakhs per annum fees and 218 was the last year closing rank. MCH CBTS 0 to 29 lakhs per annum fees 7756 was the last year closing rank. MCH endocrine surgery 3 lakhs average fees and 60 was the last year closing rank. MCH gynecologic oncology 3 to 22 lakhs per annum fees and 116 was the last year closing rank. Hand surgery 2 to 29 lakhs per annum fees 137 was the last year closing rank. Head and neck surgery 3 to 29 lakhs per annum fees 40 was the last year closing rank. Hepato 3 to 27 lakhs per annum fees and 2134 was the last year closing rank. Neurosurgery 0 to 30 lakhs per annum fees and 7751 was the last year closing rank. MCH pediatric surgery 2 to 30 lakhs per annum fees 7746 was the last year closing rank. Plastic surgery 0 to 35 lakhs per annum fees 7746 was the last year closing rank. Surgical gastro 3 to 29 lakhs per annum fees 1867 was the last year closing rank. Surgical oncology 12 to 35 lakhs per annum fees 3962 was the last year closing rank. Urology 10 to 45 lakhs per annum fees 6434 was the last year closing rank. Vascular surgery 3 to 29 lakhs per annum fees and 6037 was the last year closing rank. और मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, लास्ट ईयर मोर देन 600 सीट वैकेंट थे। ये जो मैंने लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक बोला, इसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट वैसे थे जिन्होंने डीएनबी या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट को ऑप्ट नहीं किया था, वो उसमें कोई भी सीट ऑप्ट नहीं की गई थी। तो बहुत सारे ब्रांचेस वैसे हैं जिनमें ऑप्ट नहीं हुई थी, वो कैंडिडेट उसके लिए शायद इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर उस कॉलेज की जो डिपार्टमेंट है उतनी अच्छी नहीं होगी, या फिर उनकी ट्यूशन फीस काफ़ी हाई होगी। लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिस्काउंट दिया था, यहाँ तक कि फ़ीस में 50% भी डिस्काउंट मिली थी, जीरो फीस भी हुई थी। जैसे कर्नाटक के कुछ कॉलेजेस हैं और डिम्ड यूनिवर्सिटी कुछ थे, यूपी के कुछ कॉलेजेस थे, एमपी के कॉलेजेस थे, इन सब में महाराष्ट्र के कॉलेजेस थे, इन सब में लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे जो स्ट्रे वैकेंसी में सीट खाली रहने के कारण उन्होंने डिस्काउंट भी दिया था। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जिनकी कुछ कुछ डिपार्टमेंट में सीट फिल ही नहीं हुई थी। तो ये जो कट ऑफ है, इसके बाद भी जो जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट थे, मतलब 0 परसेंटाइल वाले भी थे, अगर वो उन सीटों के लिए अप्लाई करते तो उनको वो सीटें भी मिल सकती थी। बट खैर वो तो लास्ट ईयर की बात थी। इस साल भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस।
मैं और मेरी टीम उसके लिए हेल्प करेंगे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग से रिलेटेड टिप्स शेयर करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहला होता है कि आपको काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है और कब से स्टार्ट करनी है, कैसे अटेंड करनी है, काउंसलिंग होती क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, कैसे टाइप के कॉलेज को प्रेफर करना है, कॉलेज अच्छा है या नहीं है, जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करना चाहते हो वो डिपार्टमेंट कैसा है। कुछ कॉलेजेस को टॉक्सिक बोला जाता है, लोड ज़्यादा होता है, कुछ कॉलेजेस में लोड काफ़ी कम होता है, कुछ डिसेंट कॉलेज भी होते हैं, कुछ कॉलेजेस के इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है, कुछ कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस उसके हॉस्पिटल फैसिलिटी, ये सब डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम। और मैं यहाँ पे जो टिप्स देने जा रहा था, सबसे पहले क्या होता है, आप अभी कुछ दिन रिलैक्स करें, जब तक रिजल्ट नहीं आती है आपको रिलैक्स करना है। रिजल्ट आने के इमीडिएट बाद आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देखें, अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपके ग्रुप में आप जिस भी कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले उन सब कोर्स के बारे में स्टडी करें कि हाँ मुझे ये कोर्स चाहिए, मुझे ये कोर्स मिल सकता है, ये दोनों चीज़ों के बारे में स्टडी करें। तो जैसे मैंने ये वीडियो में कटअप इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आप उस कटअप से एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में आपको वो सीट मिल सकती है। अगर आप राउंड 2 या फिर राउंड 1 या फिर किसी भी राउंड में स्ट्रे वैकेंसी मिल सकती है, उसके बेस पे प्लान करें। पहला वो आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, आपको कौन सी इंस्टीट्यूट मिल सकती है वो सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको उस इंस्टीट्यूट के बारे में इंटरनल डिटेल्स निकालने पड़ेंगे कि हाँ वो इंस्टीट्यूट कैसी है। अगर आपके होम स्टेट में नहीं मिल रहे, दूसरे स्टेट में मिल रहे हैं, तो वहाँ पे वो इंस्टीट्यूट का रिव्यू कैसा है, फीडबैक कैसा है, डिपार्टमेंट कैसा है, पेशेंट लोड कैसा है, उस इंस्टीट्यूट में बॉन्ड है तो कितने साल का बॉन्ड है, बॉन्ड कंडीशन क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं। क्योंकि मतलब ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम डॉक्टर्स के लिए नीट एसएस एक लास्ट मतलब स्टडी करने का एक क्या बोले, एक लास्ट स्टडी करने का एक चांस मिलता है। इसके बाद मैक्सिमम डॉक्टर्स आगे फर्दर स्टडी नहीं करते हैं, तो यहाँ पे स्टडी करके अपने करियर को परस्यू करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो स्टेज है, लास्ट स्टेज है मेडिकल एजुकेशन का, हाँ हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर इससे आगे भी पढ़ाई करें, बट अगर आप मेडिकल एजुकेशन को यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं तो आप बेटर इंस्टीट्यूट के लिए जाए या फिर आप जिसके लिए कंफर्टेबल है उसके लिए जाए। ये तो बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो आपको काउंसलिंग से पहले होमवर्क करके रखनी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए। फिर इसके साथ साथ जब आपकी अलॉटमेंट हो जाती है तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है, अलॉटमेंट कैसे होती है, अलॉटमेंट के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फीस क्या है। और यहाँ पे जो एक वर्ड आती है चॉइस फिलिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट है नीट एसएस काउंसलिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो चॉइस एंट्री, कि आपकी रैंक है बहुत अच्छी है। बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट को रैंक अच्छे होने के बाद भी कुछ बिलो एवरेज या फिर कुछ ख़राब इंस्टीट्यूट के साथ एंड करते हैं। वो नहीं करना, आपको पहले से रिसर्च करके रखना है, क्योंकि देर इज़ नो फ्री एग्जिट। या तो आपकी 2 लाख फॉरफिट हो जाएगी, इट्स ए वेरी बिग अमाउंट, या फिर आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं अगर राउंड 2 या फर्दर राउंड में अलॉट होती है। तो आप पहले ये रिसर्च कर ले कि आप कितने ऑप्शंस फिल करने जा रहे हैं और वो ऑप्शंस आपके लिए सूटेबल है या नहीं। उसके लिए आप या तो खुद से रिसर्च करें, इफ़ यू वांट माय टीम टू हेल्प यू आउट, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, या फिर हमें हायर कर सकते हैं प्रोफेशनली। तो उसके लिए आप दिए गए वेबसाइट पे जाए या फिर जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रही है वहाँ पे कांटेक्ट करें, मेरी टीम से कांटेक्ट करें, देन वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। एंड काउंसलिंग देखिए, एग्ज़ाम इस बार एज वी नो दैट जो बहुत सारे डॉक्टर से बात हुई है जो नीट एसएस एस्पिरेंट, इस बार क्वेश्चन थोड़ी मॉडरेट से टफ़ के साइड में थी। तो ऑब्वियसली टफ मतलब एक एक स्कोर पे ना कंपटीशन लेवल हाई होने जा रही है, रैंक की फ्लक्चुएशन बहुत देखने को मिलेगी। तो बेटर होगा कि जैसे इमीडिएट आप अभी से भी प्लान कर सकते हैं या फिर जैसे रिजल्ट आएगी तभी से प्लान कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और भी फ्यूचर में जो भी नीट एसएस से काउंसलिंग से रिलेटेड या कॉलेज या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड या उनके इंटरनल डिटेल से रिलेटेड वीडियो हम लोग इस चैनल पे पोस्ट करेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इन सब इन्फॉर्मेशन के अपडेट्स टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जो व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल या ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रखें ताकि आप एक भी सिंगल अपडेट मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।